अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बात करें मौजूदा हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से, तो मईशत माशी मामलात एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। जो भी ये 15-16 माह की एक कलील मुद्दत की हुकूमत थी मौजूदा, जो कि अभी कह रहे हैं कि गेयर अप कर रहे हैं चार्ज जो है उसको छोड़ने के लिए, और निगरान सेटअप की तैयारियों के हवाले से भी बहुत हम बात सुन रहे हैं कि बहुत से नाम हैं जो कि सर्कुलेट कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। क्या इत्तेहादी जमातें जो है वो आपस में रजामंद हो जाएंगी, कंसेंसस हो जाएगा, क्या ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने में ये सब लोग कामयाब हो जाएंगे? ये तो बहुत सारे सवालात अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ माशी मामला, IMF वापस ऑन बोर्ड आया, स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल थोड़ी बेहतर दिखाई देती है, तो हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बिलखुसूस एक खास फोकस दिखाई देने लग गया है कि वो जो भी वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, तरक्याती जो भी मंसूबे हैं, उनके ऊपर हमें बहुत फोकस के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो विजन है उनका वो बताते हैं कि वो ये है कि जाने से पहले जितने भी काम ऐसे हैं जिनको हम ट्रैक पर डाल जाएं, जिनका आगाज कर जाएं, उतना ही बेहतर है। आज ही के दिन के हवाले से बात करें, बहुत सारी एंगेजमेंट्स प्राइम मिनिस्टर की हमने देखी। भाराकाऊ बाईपास जो है उसका इफ्तिताह उन्होंने किया, सरीना चौक में जो है अंडरपास का इफ्तिताह उन्होंने किया, डिजिटल यूथ हब पोर्टल का इफ्तिताह भी आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने किया। एंड एज वी स्पीक जो आउटगोइंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ एक इशाइये में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मौजूद है, और वहां पर भी जो वो कह लीजिए कि एक इंट्रोस्पेक्शन ही हो रही है कि किस तरीके से ये जो अभी हुकूमत है वो गुजरी है, फ्यूचर में क्या विजन है, किस तरीके से मामलात को आगे लेकर जाना है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज एक जगह गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मुझ पर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए विज़ावी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन मेरा एक ही प्राइम फोकस था, और फोकस ये था कि पाकिस्तान को जो इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल है उससे बाहर निकालना है। इस आई सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि जहां पे हम बात करते हैं इलेक्शन होने की, केयर टेकर सेटअप इन प्लेस आने की, वहीं पर जो मरदमशुमारी का मामला है उसने कुछ 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक डिबेट को ट्रिगर किया हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक हालिया इंटरव्यू में कहीं पर यह हवाला दिया, कॉमेंट दिया कि जो नई मरदमशुमारी है उसी के मुताबिक अगर इंतखाबात हों तो वो एक बेहतर आइडिया होगा। इलेक्शन कमीशन के लिए कितना मुमकिन होगा नई मरदमशुमारियों के तहत डिलिमिटेशंस करना, हल्का बंदियां करना, और इस अमल को वक्त पर करना, क्योंकि जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनको ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए। इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बिलाल कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ ही देर में शर्मिला फारूकी साहिबा जो है वो हमें ज्वाइन करेंगी। मैं बिलाल आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है डेवलपमेंट के कामों के ऊपर, पहले अगर उसी पर मैं कमेंट ले लूँ, क्योंकि मैं कहती होती हूँ कि पाकिस्तान में पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जब मिलती हैं तो उन पर बात करनी चाहिए। नाकिदीन फिर भी ये कह रहे हैं कि जाते जाते शायद कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश है कि सुबह शाम हम देख रहे हैं कि मंसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जी जैसे कि आपने कहा कि पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे शायद कम रही है, मगर पिछले 1.5 साल में शदीद चैलेंजेस के बावजूद, मुआशी चैलेंजेस थे, सियासी इस्तेहकाम के चैलेंजेस थे, वो सब एक बड़ी मुश्किल हालात से गुज़र के हमने कि अब मुल्क एक मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ, और उस सफ़र में बल्कि काफ़ी उसने हमने प्रोग्रेस देखी है। और अब इंशाल्लाह अब हम उस नहज पे हैं कि वापस एक तो इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं, और आगे मुआशी रिवाइवल की जो अगली स्टेज है, जिसमें आपने वापस अब मईशत में ग्रोथ लानी है, रोज़गार लानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, उन सब और उन इस्लाहात की तरफ जो हमारी मईशत की ज़रूरत है उसकी बुनियाद रख दी गई है। मगर देखिए, बात जो आपने की कि जी ये जाते जाते खुश करने के लिए नहीं, ये ज़िम्मेदारी होती है जी किसी भी हुकूमत की। आपने देखा कि 2013 से 18 के दरमियान 14,000 मेगावाट बिजली बनी। CPEC के ज़रिए आपने गवादर की डेवलपमेंट देखी, मुल्तान सखर मोटरवे देखा, आपने बेतहाशा दहशतगर्दी का खात्मा देखा। उसके बाद 4 साल का खलल रहा है, तो पिछले 1.5 साल के अंदर अब आपने 5,000 मेगावाट से ज़ायद की बिजली इंस्टॉल हुई है इसी हुकूमती मुद्दत के अंदर। 2018 से 22 के दरमियान 1 मेगावाट इंस्टॉल नहीं हुआ। इसी तरह डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। आज बाराकाऊ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे। मुल्क के दीगर हिस्सों में देखिए, इस 1.5 साल में जहाँ पे डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाना था, जहाँ पे इन मुश्किल मुआशी हालात में सबसे कमज़ोर तबकात को मदद फराम करनी थी, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाने और उसके स्टाइपेंड बढ़ाने की सूरत में हो, या आटा तकसीम करने की सूरत में हो, या और जो इनिशिएटिव्स थे, या जो हमारा अनप्रेसिडेंटेड एक सैलाब आया पिछले साल, उसके मुतासरीन की मदद करना हो, उस सब के साथ साथ जहाँ पे मुमकिन हुआ, जो भी एक चादर देख के पाँव फैलाते हुए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या तरक्की की तरफ वापस मुल्क को ट्रैक पे लाया जा सकता था, खारजी ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते थे, वो सब किया। तो ये जो आप इफ्तिताह या आपको अब ये जो नज़र आ रहा है, ये इस फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर पिछले 1.5 साल में इन सारे चैलेंजेस के बावजूद
ये वो प्रोजेक्ट्स की तकमील है जो आवाम की ज़रूरत है, और इससे इवेंचुअली आवाम ही फ़ायदा उठाती है। अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी ना होता तो केयर टेकर सेटअप के 3 महीने उसमें भी स्टॉल हो जाता ये सारा प्रोसेस। तो इट्स बेटर कि एक जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का ये विजन रहा है कि देखिए आपने देखा है कि इसी मुल्क के अंदर जहाँ पे लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, और ये हमारे मसाइल हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मसाइल हैं, कोर्ट्स में चीज़ें क्लॉग हो जाती हैं, मगर इसी मुल्क में इन सारे चैलेंजेस के बावजूद नवाज शरीफ साहब ने 14,000 मेगावाट बिजली 4 सालों के अंदर लगाई। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में परफॉर्म किया, और पिछले 1.5 साल में आपने 5,000 मेगावाट बिजली और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखिए ये सारी डेवलपमेंट हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ये आप लोग जो जगह जगह के रिहायशी होते हैं जो इन प्रोजेक्ट से बेनिफिट करते हैं, आप उनसे पूछें। तो यही मोमेंटम फिर से और ये माहौल फिर से हमने बहाल किया, और आगे इंशाल्लाह केयर टेकर को अब हमारी हुकूमत दे के जाएगी। केयर टेकर के बाद वी आर कॉन्फिडेंट कि आवाम जानती है कि किन लोगों ने इस मुल्क में तामीर की है, और हमें फिर से इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम इस सफ़र को जारी रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं सलमान साहब से पहले सवाल कर लूं, फिर आपसे दोबारा पूछूंगी इस हवाले से कि मुतमईन है कि जितना वक्त था उसमें आपने जो कुछ किया वो काफ़ी है। सलमान साहब, पहले आप ही से ये सवाल कर लेती हूँ। जैसे मैंने अभी इब्तदाई में कहा, प्राइम मिनिस्टर बहुत फोकस दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ हम देख रहे हैं कि इन दिनों में हो रहा है। आप समझते हैं कि पिछले 1.5 साल तकरीबन 15 महीने 16 महीने की हुकूमत है, जितने मुश्किल माशी सूरत हाल थे, जो सारे चैलेंजेस थे, खारजी फ्रंट के ऊपर जो चैलेंजेस थे, वो सारा कुछ सामने रखते हुए जितनी परफॉर्मेंस दी है, आप समझते हैं कि अच्छी मुनासिब परफॉर्मेंस दी? शुक्रिया यशफिन। देखें, जब आप शहबाज शरीफ साहब की, उनकी कारकर्दगी, उनकी तरजीहात की बात करेंगे तो हो सकता है कि सियासी हवाले से उनकी तरजीहात के बारे में दो आरा हों, लेकिन जब आप डेवलपमेंट वर्क्स की बात करेंगे तो ये उनकी पहचान है। मैं इसलिए कि लाहौर बैठा हूँ और पंजाब के तमाम बड़े शहरों में पुलों की तामीर, अंडरपासेस, ख़ास तौर पे मेट्रोज़, ये सारे मंसूबे उनकी पहचान रहे हैं। और अब जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, ये वही स्पीड है जिसके बारे में चाइनीज़ ने कहा था कि ये शहबाज स्पीड है। और अगर पाकिस्तान की हुकूमतें इसी अंदाज के अंदर काम करती नजर आए तो यकीनन पाकिस्तान की जमहूरियत के समरात भी आबादी तक पहुँचेंगे और पाकिस्तान भी आगे की तरफ बढ़ेगा। देखिए, आपका इब्तदाइया बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, और जहाँ तक आपने माशी इक़दामात की बात की है और उनकी रफ्तार की बात की है, कुछ फैसले पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। वो फैसला देखें, पाकिस्तान पर दिवालियापन की एक तलवार लटक रही थी, अब अगले 9 महीने के अंदर हम खतरनाक जोन से बाहर आए हैं। और क्यों कर आए हैं, हमें मेरा ख्याल उस मुश्किल सूरत हाल का भी जिक्र करना चाहिए जिस पे पाकिस्तान पर यह तलवार लटक रही थी। और यशफिन, पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये है कि पहली दफा पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान को दिवालियापन की बातें होती नजर आई कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। ये सब कुछ क्यों था? क्या हमारी सियासत में सियासत यहाँ तक आ पहुंची है कि आप अपनी सियासत के नाम पर पाकिस्तान की वफाक, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की तरक्की पर भी असरअंदाज हो गए? मेरा ख्याल है इस सारे तर्ज अमल को तब्दील होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप शहबाज शरीफ साहब की तरह अपनी तरजीहात में डेवलपमेंट के मंसूबों और ख़ास तौर पे आम आदमी को डिलीवर करने की जिम्मेदारी अदा करती नजर आए तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम आएगा। और पाकिस्तान की आज सबसे बड़ी ज़रूरत भी आपने जैसे जिक्र किया कि जी असल चीज़ तो माशी इस्तेहकाम है, और माशी इस्तेहकाम के लिए किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है। और यही बात आपको याद होगा कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कही थी कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पे बैनुल-अक़वामी दबाव है। और चीन ने यह बात पहली मर्तबा कही कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, इसलिए कि पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान की मईशत को बुनियाद बनाते हुए इसको सियासत के साथ बदगुम कर दिया गया है। देखिए, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कुछ लाइन ऐसी ड्रा होनी चाहिए जिसपे सियासत नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान को आगे की तरफ अगर लेके जाना है तो एक यकसुई होनी चाहिए, एक संजीदगी होनी चाहिए और एक पॉलिसी का तयन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर दिया, और अगर आप ये देखें कि वो 3 अरब का मुआहदा, उन्होंने कहा कि 1.2 अरब इस हुकूमत में, 1.2 अरब निगरान और 1.2 अगली हुकूमत, इसका मतलब वो तो यकसू है
क्या हम अपने मुआशी इक़दाम के हवाले से, अपनी मुआशी इस्लाहात के हवाले से यकसू और संजीदा है? मेरा ख्याल ये एक बड़ा जरूरी सवाल है। आगे की तरफ नहीं बढ़ सकेगा और पाकिस्तान के सियासतदानों को तरक्की के अमल में शहबाज शरीफ को मशअल राह बनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, शहबाज साहब की जो वो आपने शहबाज स्पीड की बात की वो तो अपनी जगह, लेकिन ये जो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ये एक बड़ा जरूरी सवाल है बिलाल साहब के डायरेक्शन। क्या अभी भी आपको लगता है कि कलेक्टिव डायरेक्शन की अगर हम बात करें, और हम क्या अभी भी उस पॉइंट पर आ गए हैं कि जहां हम ये बात तय कर लें कि मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए? माजी में जिन लोगों की हुकूमत रही, जो काबीना में वुज़रा रहे, उनकी टोन, उनके कमेंट्स वो आज भी आपके सामने, वो एक साहब तो आपके साथ ट्विटर पे उलझते भी बहुत हैं हल्का, जिनके साथ आपका कॉमन है, इररिलेवेंट है उनका जो मंतकी अंजाम नहीं, लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज कि वो अभी भी शायद रियलाइज नहीं कर रहे कि वो क्या मैसअप करके गए। ऐसे लोग रियलाइज़ कर नहीं सकते और इनकी रेलेवेंस में ही मुल्क की बेहतरी है, तो आप उनकी दुरुस्तगी तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर उनकी रेलेवेंस होनी चाहिए। और बदकिस्मती यही है कि जब आप इस मुल्क में बार बार जमहूरियत को डीरेल होते देखते हैं, और जब एक मुल्क मोमेंटम अचीव कर चुका था मुआशी इस्तेहकाम का, मुआशी ग्रोथ का, नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो एक सियासी एक्सपेरिमेंट, एक भोंडा तजर्बा हुआ जिसके नतीजे में रियासत के सारे सतून इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, और उसका नुकसान और उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा है। और वो अब आप देखें उसके नतीजे में फिर जब RTS डाउन करके उस तरह का शख्स मुसल्लत किया जाता है वजारत उज़्मा पे, फिर उसके नीचे उसी तरह के लोग होते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये भी जगह जगह ज़िलों में हल्कों में मुसल्लत किए जाते हैं, जो आम तौर पे तो कभी करीब भी ना आ सकें असम्बलियों के और ऐवानों के। और मेरा तो वो ज़िले से ऐसे लोग जब आएँ तो हमारा ज़िला गाजियों का और शहीदों का ज़िला है, ज़िला जेलम जो है, और बड़े हमारे मेच्योर लोग होते हैं, बड़े पेट्रियाटिक लोग हैं, और लिटरेसी रेट हाई है, हम पुरअमन ज़िला है। तो वहाँ से जब इस तरह के लोग ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं तो वे शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। मगर देखिए, जो डायरेक्शन की बात है, आपने पिछले 1.5 साल में देखा है कि इस हुकूमत ने और इत्तेहादियों ने जिस तरीके से हम आहंगी के साथ बहुत मुश्किल चैलेंजेस फेस किए, ये आसान काम नहीं होता। और ये एक तारीखी हुकूमत है इस हवाले से कि एक जो चैलेंजेस थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, और उसके साथ फिर एक कोalition गवर्नमेंट होना और उसका साथ चलना, उनका सब हर किसी ने, देखिए हर किसी की पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं, मगर हमारी जमात ने एज द लीड ऑफ द कोalition बड़े अच्छे तरीके से लीड किया है, और सब इत्तेहादियों ने साथ मिलकर ओवरऑल एक ये सवाल इसी पर्सपेक्टिव में कर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो सवाल का जवाब है वो इसी परफॉर्मेंस में है कि देखिए आगे अब इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शंस में हर सियासी जमात अपना मुकदमा पेश करेगी, इलेक्शन लड़ेगी और आपके सामने उसके नतीजे आएंगे। मगर इर्रिस्पेक्टिव के कौन सी जमात नेशनल असेंबली के आयल के इस तरफ है या उस तरफ है, हम सबको मिलके इसी स्पिरिट में काम आगे लेके चलना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव में जो हुकूमत होगी उसको भी, चाहे वो एक कोई तहरीक इंसाफ एक सियासी वो है, हकीकत है, उसे झुटलाया जी, वो एक दहशतगर्द तंजीम भी है। तो देखिए बात ये है, देखिए वोट लिए उन्होंने अवाम से, ठीक है, उसके लिए आप उसको रिप्रेजेंट करें। मैं सवाल सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि जब हम बात करते हैं कलेक्टिव माशी पॉलिसी बनाने की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, तो वो भी आप लोग उनको ऑन बोर्ड ले सकते हैं? मेरा ख्याल है जी कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो 9 में के बाद के मामलात हैं और 9 में से पहले के मामलात हैं। 9 में भी छोड़ें, मुल्क को अपने हाथ से डिफ़ॉल्ट करने की उन लोगों ने कोशिश की, और जब हुकूमत से चले गए तब भी उनने पूरी कोशिश की कि सबूटाज करें। मगर उससे पहले भी जब भी उस शख्स जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसकी तरफ जब भी हाथ बढ़ाया गया है इन दिस लार्जर कॉन्टेक्स्ट, इन द स्पिरिट ऑफ द ग्रेटर गुड, उस शख्स ने उस हाथ को ठुकराया। जितनी कोशिश उस शख्स के साथ, चाहे वो जब अपोजिशन में था वजारत उज़्मा पे मुसल्लत होने से पहले या बतौर मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म, जब भी उस शख्स के साथ कोशिश की है, उस शख्स ने कहा कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं फ़लानी करूंगा, और उस शख्स ने बार बार, क्योंकि देखिए जब आप इस तरह के एक बच्चे को मुसल्लत करेंगे जो गैर सियासी हो, जो एक जमहूरी प्रोसेस से ना गुजरा हो, तो उसका रवैया यही होता है। आपने बालाकोट जैसे इंसिडेंट में देखा कि वो शख्स गवारा नहीं करता था कि ऑपोजिशन के साथ एक कमरे में बैठ गए। तो देखिए इस तरह के लोगों को जो इनका मंतकी अंजाम होना चाहिए वो हो रहा है, अवाम भी जानती है, आगे इंतखाबात भी होंगे, उसके नताइज भी सबके सामने। कानूनी अंजाम पर भी अभी बात करते हैं। आपको पता है तोशा खाना की हेयरिंग्स जो है वो भी चल रही है। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शर्मिला। मैं सबसे पहले तो क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, हुकूमत आप लोग जो है चार्ज हैंड ओवर करने वाले हैं, एक बड़ी ही फिनोमिनल बात है, एक अजीब सा फिनोमिना है इस मुल्क के अंदर कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर मुल्क को मुश्किल हालत में संभाला और इत्तेहादी हुकूमत होकर संभाला। आप समझती हैं कि जो जितना वक्त गुजरा हुकूमत का, छोटी हुकूमत थी, कुछ वक्त की हुकूमत थी, आप लोगों ने वो जो कहते हैं ना डायरेक्शन सेटिंग है वो कर ली है, आप लोग मुतमईन हैं अपनी परफॉर्मेंस से, आप समझते हैं जो कुछ आप कर सकते थे करके जा रहे हैं? शुक्रिया याशवीन।
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो बहुत कम अरसा था और फिर जिन हालात के अंदर पीडीएम ने हुकूमत संभाली, वो बहुत ही नाजुक हालात थे। मुल्क ऑलमोस्ट डिफॉल्ट की तरफ था और आए दिन हम ये सुनते थे कि अब खुदा न खासा पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया और अब डिफॉल्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस डिफॉल्ट से हम बच गए। इस दौरान आपने देखा कि मौसमियाती तब्दीली के जो मनफी नताइज आए, उसके नतीजे में सैलाब भी आया और 1/3 पाकिस्तान का पानी के नीचे था। बहुत ही मुश्किल वक्त था, बहुत ही मुश्किल वक्त है अभी भी सैलाब ज़दगान के लिए। और मैं कहूँगी कि ये जो 1.5 साल गुजरा है, ये हुकूमत का नहीं गुजरा, ये जद्दोजहद का गुजरा है। और इसमें जिस तरीके से माशी हालात को संभालने की कोशिश की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को दोबारा अपने पैरों पे खड़े करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की गई नेशनल इश्यूज के ऊपर, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। आज जब हम आईएमएफ का लोन लेके बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो खतरा था पाकिस्तान की डिफॉल्ट का, वो हमारे सर से गुजर गया है, लेकिन अभी भी एक तवील अरसा हमें लगेगा और आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि राइट ट्रैक पे किस तरीके से आपने रहना है, किस तरीके से दोबारा पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना है, किस तरीके से रोजगार देने हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की जो यूथ है उसको दोबारा से उम्मीद देनी है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौके देने हैं। क्योंकि पाकिस्तान में पिछले कई सालों में ब्रेन ड्रेन होता गया, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली थे, उसमें प्रोफेशनल्स और जो हमारी जिसे कहते हैं ना कि जो लिटरेट और एजुकेटेड यूथ थी, उन्होंने सोचा कि कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। और ये एक बहुत बड़ा एक तकलीफ दे, एक बहुत ही एक सीरियस इशू रहा है। हमें ये देखना होगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, और ये जो आपने बात की ना शुरुआत में कि किस तरीके से तमाम सियासी जमातों ने जो जमहूरी सोच रखती हैं जी, जो पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम देखना चाहती हैं, उन्होंने किस तरीके से एक साथ मिलके इन चैलेंजेस का सामना किया। आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से नेशनल कंसेंसस के साथ आगे चलना है, क्योंकि किसी एक जमात, किसी एक शख्स का काम नहीं है पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना, चाहे वो सियासी हो चाहे वो माशी हो। इसमें कोई शक नहीं, कंसेंसस और इत्तेहाद के बगैर ये मामला जिस तरह के हो चुके हैं आगे नहीं बढ़ सकते। सलमान साहब, ऐसा क्यों है? हमने ऐसा क्या किया है पाकिस्तान के अंदर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 2-3 दफ़ा ये बात कह चुके हैं इलेक्शन वक्त पर होंगे, 2-3 टेंटेटिव तारीखें भी दे चुके हैं। इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत के अंदर है बार बार वजाहत कर रही हैं कि हम वक्त पे इंतखाबात चाहते हैं, फिर भी क्या सराइयों का सिलसिला बंद नहीं होता और यही अभी तक भी कहा जा रहा है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। कोई कहता है यही हुकूमत नहीं जाएगी, कोई कहता है केयरटेकर आएगी तो नहीं जाएगी। सर, किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? ये क्यों, ये कंट्रोवर्सी का सिलसिला क्यों हर वक्त जारी रहता है? देखें, इसमें यशफीन आपका और मेरा भी किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। हमें बैठ के कुछ ना कुछ तो चाहिए बात करने के लिए। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल का तसलसल जो है वो जारी है, और अब ये बहस इसलिए हुई है, देखिए बात यह कि निगरान जो आते हैं वो आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए आते हैं, और ये सारी बहस इसलिए शुरू हुई कि जब आपने निगरान हुकूमत के हवाले से एक तरमीम की जिसमें उन्हें बाख्तियार करने की कोशिश की, और वो बाख्तियार करने का मकसद यही था कि वो जो आपने एक मुआहदा किया IMF के साथ, उस मुआहदे पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ना था और कुछ इक़दाम करने थे, कुछ इस्लाहात करनी थी। और मेरे ख्याल में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर थी जो मुंतखब हुकूमत नहीं करना चाहती थी। पेट्रोल की कीमतें आपने इस मरले पे बढ़ा के देख लिया, इसका एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। और आपको याद होगा कि आज से 15 रोज़ पहले जब 7 रुपये कीमत कम की थी, उस वक्त पाकिस्तान के आज के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये हम उस मुआहदे पे असरअंदाज नहीं हो रहे, बल्कि हमारा रुपया जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के इक़दाम करते हुए मुंतखब हुक्मरान 100 दफ़ा सोचते हैं, चूँकि उन्हें वापस अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ता है, और जो निगरान हुकूमतें होती है उनके सामने ये टारगेट होता है कि उन्होंने इंतखाबात करवाना है और फिर एक घर वापस चले जाना है। ये कन्फ्यूजन इसीलिए तारी हुई है। और मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, ये असल में मरदमशुमारी का अमल है। 2017 के अंदर आपको अपनी नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात करवाने पड़े। अब जो सूरत हाल बनी हुई है, ये एक बड़ा इशू है। अभी ये इशू जो है ये 12 तारीख के बाद और बढ़ के सामने आएगा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो सारी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दी है कह के कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होंगे।
और जैसे ये एक आईनी अमल है, इस आईनी अमल के तहत मरदमशुमारी के बाद यकीनन आपको हल्का बदियाँ भी करनी पड़ेगी। और मैं आज भी समझता हूँ, देखिए इलेक्शन जो है बर वक्त होने चाहिए। मुझे इलेक्शन बर वक्त होते नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे इलेक्शन ये फरवरी मार्च में होते नजर आ रहे हैं। और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्च में आपका सेनेट का इलेक्शन होना है, और मैं आपको इलेक्शन कमीशन के जुम्मेदाराना जराए को के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ कि ये चूंकि हल्का बंदियों का अमल जो है ये 6 से 8 हफ्तों में ये होगा और ये मामला आगे की तरफ जाएगा। जिस तरह एक तजर्बा पंजाब और पख्तूनख्वा में चल रहा है, तो ये तजर्बा भी चलेगा। बहरहाल इलेक्शन ही सियासी हाल है, किस कानून और के तहत? सियासी देखिए, फिर कुव्वतों इसमें को ये अपनी बड़ी डिबेट कारकर्दगी शुरू जो है हो आवाम जाती है तक ना। ले जानी पड़ेगी। एक अहम बात आपने जो सवाल किया था यशविन, एक बात जी 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 कर ले प्लीज। एक बात जो आपने भी बिलाल साहब से क्वेश्चन किया था, देखे पीटीआई भी पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल फोर्स है। उन्होंने 9 मई को क्या किया ये आप पाकिस्तान के अवाम पे छोड़े, चूंकि पाकिस्तान के अवाम की पाकिस्तान की अफवाज के साथ एक जज्बाती कमिटमेंट है। ये फैसला लोगों को करने दे, और लोगों का फैसला होगा, वही देरपा होगा, वही नतीजा खेज होगा। वो तो खैर हम भी खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही समझाने की मेरा ख्याल है कोशिश कर रहे हैं कि आवाम पर फैसला छोड़ें, जो कि वो छोड़ने को शायद मुझे लगता है तैयार नहीं है। बिलाल साहब, ये मर्दमशुमारी वाली बात जो है, इसको लेकर बड़ी, जैसे मैंने भी कहा सलमान साहब से, बड़ी कंट्रोवर्सी है। डीलिमिटेशन तो वक्त मांगती है, वो 3 महीने में, फिर किस कानून के तहत निगरान हो जाएगा? ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए बात यह है कि एक सेंसस का अमल इस मुल्क में हुआ, वो अब वो सेंसस कंप्लीट हो गया है, तो आप फॉर अ सेकंड आप इलेक्शंस छोड़ दें। ठीक है, देखिए सेंसस के प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाए तो उसका आईनी फोरम सीसीआई है, काउंसिल ऑफ कॉमन उन्होंने इंटरेस्ट, अपेरेंटली कुछ जराये के मुताबिक बुला लिया तो इजलास। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में रखा जाएगा और वहाँ पे फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उन सब की नुमाइंदगी होती है, और सेंसस की फाइनलाइजेशन, अप्रूवल और नोटिफिकेशन फिर वो उसी के नतीजे में होती है, सीसीआई के अप्रूवल में। और देखिए उसके बाद देन द बॉल इज़ इन द इलेक्शन कमीशंस कोर्ट। ना हुकूमत का, ना मौजूदा हुकूमत का, ना निगरान हुकूमत का वो इख्तियार है, ना किसी सियासी जमात का इख्तियार है। तो इलेक्शन कमीशन के पास अब उनकी एक आइनी जिम्मेदारी है फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इंश्योर करने की भी। आइनी और भी शिकें हैं, उसमें से एक शिक ये भी है कि द इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट पब्लिश्ड सेंसस। तो वो उनको बेहतर, दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन। नहीं, आपका प्रेरोगेटिव बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आप लोगों का स्टेक तो है ना। देखिए स्टेक तो आवाम का है। देखिए आप भी सर आवाम की नुमाइंदगी नहीं जी, हम जी वी आर रिप्रेजेंटेटिव पार्टी। हम पाकिस्तान की पिछली 3 दहाइयों की सबसे कामयाब इलेक्टोरल और सियासी जमात है, तो यकीनन स्टेक हमारा बतौर सियासी जमात है, दीगर और सियासी जमातों का है जिनने कंटेस्ट करना है, आवाम का है। मगर मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ देखिए आइन के मुताबिक होगी। सीसीआई से सेंसस का अप्रूवल भी आइन के मुताबिक होगा, और इलेक्शन कमीशन ही वो आइनी बॉडी है आइन के मुताबिक जिसने इलेक्शंस को कंडक्ट करना है। सेंसस का मामला एक दफ़ा सीसीआई से अप्रूव होकर इलेक्शन कमीशन पे जाएगा। इलेक्शन कमीशन फिर उसके नतीजे में जिस तरह भी फैसला करता है कि इलेक्शंस क्या उसने सेंसस की बुनियाद के ऊपर नई डिलिमिटेशन करनी है, या जिस तरह का भी वो टाइम टेबल मुरतब करते हैं, वो हम सबको वो हम फिर उस पर नजर भी रखेंगे। देखिए कंट्रोवर्सी नहीं, क्योंकि इस सेंसस के ऊपर पहले ही बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे सवालात उठा चुके हैं। देखिए वो तो एमक्यूएम की बात कर देखिए वो तो इत्तेहादी फाटा में जो वो बेल्ट थी जो पहले एक्स फाटा, वो उनकी आप बात कर लें, उधर से भी रिजर्वेशन जो है वो आई है, उठी है कबायलियों की तरफ से। आपने देखा है कि हर मामले को पिछले 1.5 साल में, और ख़ास तौर पे सियासी मामलात को, इत्तेहादी हुकूमत ने, इत्तेहादियों ने आपस में मिल के मुशावरत के करके उन चीज़ों का एक हल निकाला है। और चाहे वो लीडरशिप लेवल पे हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और जो दीगर और इत्तेहादी हैं उनके हेड्स की सतह पे हो, चाहे वो काबीना की सतह पे हो, चाहे वो दोनों या दीगर जमातों की जो नीचे वर्किंग कमिटीज़ होती हैं उनकी सतह पे हो, एक अच्छा मैकेनिज़्म और अच्छे तरीके से बड़े बड़े मसाइल और सियासी इशूज़ का रेजोल्यूशन निकाला गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी सियासी सतह पर भी, और उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी जो भी सेंसस के ऊपर किसी के रिजर्वेशंस हैं वो एड्रेस होने चाहिए। और यकीनन सीसीआई से जब एक दफ़ा अप्रूवल होगा तो वो तभी होगा जब फेडरेटिंग यूनिट्स के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस बात को वहाँ से अप्रूवल उस फोरम पे होगा, तो तभी वो सेंसस आगे निकलेगा। तो आई एम श्योर कि कोई अगर सेंसस के नताइज के ऊपर किसी भी सूबे के या किसी जगह से इशूज़ हैं वो देखे भी जाएंगे और उनका हल निकालने की कोशिश की जाएगी, ताकि कंसेंसस के साथ और सीसीआई के फोरम के फॉर्मल अप्रूवल के साथ ही कुछ चीज़ों की मैं समझती हूँ शायद टाइमिंग कभी कभार या ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है। शर्मिला, वुड यू एग्री के देखिए कोई भी शायद ऐसा आपको शख्स नहीं मिलेगा जो प्रो इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं होगा,
लेकिन अभी ये तनकीद की गई कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर इलेक्टोरल रिफॉर्म किया गया, वो जो अमेंडमेंट्स की गई, फिर उसके अंदर जो निगरान सेटअप को लेकर तरमीम की गई, वो भी सलमान साहब ने भी कहा, लेकिन उसको लेकर बड़ी तनकीद हो रही है कि बहुत ही कोई एम्पावर करने की कोशिश की गई है निगरान सेटअप को। और फिर दूसरा मसला ये भी है कि सेंसस वाला भी, कि कोई भी नहीं कहेगा कि लोगों की गिनती जो है वो सही ना हो एक मुल्क के अंदर, लेकिन अगेन डोंट यू थिंक इसकी टाइमिंग भी बहुत सारे मामलात को कंट्रोवर्शियल करेगी? अश्विन, देखिए, जहां तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, तो वो पहले दिन से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन के हवाले से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा मकसद क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हर इंसान का आईनी हक है, और वो किस तरीके से फ्री एंड फेयर होंगे? जब एक शख्स अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकेगा, जब उसके सूबे के अंदर सही सीट्स की एलोकेशन होगी, डिलिमिटेशन सही होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी सही होंगी, और इसका बुनियादी जो एक ढांचा है वो क्या है? वो सेंसस है, दैट इज सेंसस। अगर आपका सेंसस ही फॉल्टी है, अगर आपके सूबे में 5 करोड़ की आबादी है और उसको 3 करोड़ दिखाया जा रहा है, तो आप 2 करोड़ आवाम के तो जो राइट्स हैं सर्व कर रहे हैं, क्योंकि इसी हवाले से फिर आपकी NFC अवार्ड भी आते हैं, इसी हवाले से आपकी सीट्स एलोकेशन होती है, रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है। अब देखिए, बात यह है कि बिल्कुल सही बात है कि सेंसस जहां अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, दैट इज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहां पर चारों सूबों के वज़ीर आला बैठेंगे, और ये नहीं हो सकता कि अगर किसी एक ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो मेजॉरिटी के जोर पे वो पास हो जाएगा। नो, दैट इज द फोरम टू डिसाइड और अदरवाइज वेदर दिस सेंसस इज एक्सेप्टेड और नॉट। अगर तो एक्सेप्ट हो जाता है नया सेंसस, बिलफर्ज हम एक मफरूजे के तौर पे ले लेते हैं, अगर एक्सेप्ट हो जाता है और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन होता है और फिर इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन पे जाता है और उसमें कुछ वक्त दरकार लग जाता है, 6 हफ्ते लगते हैं, 8 हफ्ते लगते हैं, किसी ने कहा 3 महीने लग सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए भी आइन में गुंजाइश है। आर्टिकल 254 को आप पढ़ें तो अगर कोई बोनाफाइड रीजन है, तो कोई ऑफिशियल जो है कोई चीज करता है, तो अगर उसमें वक्त थोड़ा दरकार हो जाता है, तो अगर वो बोनाफाइड एक रिक्वेस्ट है और बोनाफाइड वजह है, तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब देखिए, पंजाब के अंदर और KP के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है ना, चल ही रही है इतने महीनों से, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात है, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन जब इलेक्शन होंगे और अगर ये सेंसस, देखिए, फ्री एंड फेयर का मतलब, दोबारा मैं ये कहती हूँ कि सही तरीके से सही सेंसस के ऊपर इलेक्शंस हो, वो फेयर के अंदर आता है। इसके लिए अगर हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते भी मैं कहती हूँ अगर ऊपर लग जाते हैं, तो इसमें कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। इसकी भी आईन में आर्टिकल 254 में गुंजाइश है। इट विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अगेन इस सेंसस के ऊपर सिंध को भी एतराजात हैं और दीगर लोगों को भी एतराजात हैं, तो इसका फोरम इस CCI। अब वो CCI बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता, उसमें ये सेंसस डिस्कस होता है नहीं होता, एज ऑफ नाउ हमें नहीं मालूम। प्राइम मिनिस्टर का हमने 2 दिन कबल ये एक टेलीविजन इंटरव्यू में सुना कि इलेक्शंस नए सेंसस पे होंगे, यू नो। पीपल्स पार्टी का आप मौक़िफ़ अगर मुझसे पूछेंगी तो मैं यही बताऊंगी कि देखिए, हमारा भी एक मुशावरती काउंसिल है, CEC, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अगर ऐसी कोई बात हुई तो ये मशावरत वहां पर होगी और फिर वो CEC फैसला करेगी आया इस पे क्या लाएमल तय करना है। बिल्कुल ठीक है, ऑफ कोर्स वो पार्टी लाइन तो वहीं से आएगी। अच्छा, मैं आप तीनों से वैसे ये सवाल करूंगी, पहले सलमान साहब अगर इस बात का जवाब दे दें। जैसे हम कुछ चीज़ों को कहते हैं कि पहले नहीं देखी, फर्स्ट टाइम हो रही है, मेरा ख्याल है ये भी पहली दफ़ा ही हो रहा है कि जो मुल्क की मेजर बड़ी जमातें हैं, 12-13 सियासी जमातें, वो इस वक्त एक तरफ बैठी हैं, इक़्तिदार में हैं। प्राइम मिनिस्टर की भी और हुकूमत की ये कोशिश हमने देखी कि सबको साथ लेके चला जाए पिछले सारे अरसे के अंदर। आप समझते हैं सलमान गनी साहब के इतनी सारी पोलिटिकल फोर्सेस को, पोलिटिकल माइंड्स को, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को, डिफरेंट मैनिफेस्टोज़ की जमात को एक निगरान सेटअप के ऊपर राजी करने में कामयाबी हो सकेगी? ये बड़ा मुश्किल मरहला नहीं होने वाला? देखिए यशफिन, माजी के अंदर चूँकि इतना इंटरेस्ट नहीं लिया गया था कि जो जस्टिस नासरुल मुल्क थे, मीर हज़ार खान खोसू थे, मोइन कुरैशी थे, उनकी कोई एफिलिएशन किसी के साथ थी नहीं।
अब चूंकि ये सारी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जब इसहाक डार साहब का नाम आया, इसहाक डार साहब के नाम पे रिजर्वेशन आई पीपल्स पार्टी दीगर पार्टीज की, बल्कि खुद उनकी अपनी पार्टियों की भी। अब वो जो मैंने जिस तरमीम का जिक्र किया है उसने उस पर और ज़्यादा हवा पकड़ी। अगर पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन होने जैसे कि बात की जा रही है तो फिर एक निगरान ऐसा होना चाहिए जिसके कोई सियासी तरजीहात ना हो। और वो जो कहा जा रहा है ना मुआशी पस मंजर का हामिल लोग, वो तरमीम के हवाले से देखिए, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। कि आज जो मुल्की हालात हैं, जब आप ये कहते हैं कि माशी हवाले से हमने आगे की तरफ बढ़ना है, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का तसलसल जारी रहना चाहिए। बिल आखिर मसाइल का सियासी हल ही कारगर होता है। माजी के अंदर हमने बहुत कुछ देखा और उसके नुकसानात भी बर्दाश्त किए। और मैं बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि जिस दिन आप निगरान प्राइम मिनिस्टर की नामजदगी करेंगे, हमें बतौर जर्नलिस्ट उसी दिन पता चल जाएगा कि इलेक्शन बरवक्त हो गए या आगे की तरफ जाएंगे। मैं नहीं समझता कि इंतखाबात कोई ज़्यादा तखीर से होने चाहिए, इसलिए कि जो चीज़ें आपने मुआशी हवाले से तय कर ली है, और वो जो आपने कहा कि 12-13 पार्टीज़ की बात, ये एक इज्तिमाई लीडरशिप का तसलसल पाकिस्तान के अंदर मुझे आगे भी चलता नजर आ रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, कोई एक पार्टी सोलो प्रवास नहीं कर सकती। और सोलो प्रवास का नतीज आपने भुगते हैं पिछले 3.5 साल। और अभी मेरे दोस्त से बलाल साहब जो बात कर रहे थे कि एक बोंडा तजर्बा, देखिए हम एक फर्द को तो नामजद करते हैं जो 2018 में जिसे बरसकदार लाया गया, लेकिन उस बोंडे तजर्बे में सिर्फ वो शख्स शामिल नहीं था, उसके साथ भी कुछ सहूलतकार थे। उस वक्त पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत थी, आज 47वें नंबर पे आके खड़े हैं। उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी, उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी, उस वक्त बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, बिजली सस्ती थी। आखिर उनके जो सहूलतकार थे आज तक उन्हें आप एक्सपोज नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ चलना है तो फिर एक इज्तिमाई लीडरशिप के तस्वर को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब हम इस क्राइसिस से निकल पाएंगे। आप कह रहे हैं सहूलतकारों को एक्सपोज नहीं कर सके, मैं वैसे इस पे कमेंट कर दें, आप लगता है कंसेंसस होगा तो मैं आपसे पूछूं कि सहूलतकारों को तो छोड़ें, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद जो कुछ किया अभी तक तो उनकी पकड़ लीगल नहीं हो सकी। जी देखिए, बात ये सलमान साहब ने वो जिक्र किया, रेफर किया, जो मैंने बात की थी, तो मैंने ये कहा था कि वो जो तजर्बा हुआ था, वो तजर्बा नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए सारे रियासती सतून इस्तेमाल किए गए थे। मैंने उस टाइम भी कहा था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और जो शख्स उन रियासती सतूनों में उस टाइम पे मुलव्वस था, सरबराही कर रहे थे इस सारी की, वो सारे कौम के मुजरिम हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं, सलमान साहब भी उसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब हैं मिसाल के तौर पे, उनकी साइफर का केस आपके सामने है, आजम खान साहब ने आपके सामने कर, देखिए उसके नतीजे में इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करिए। हम इमरान खान वाला काम नहीं करेंगे कि जिस शख्स को वजारत उस्मा पे तो मुसल्लत किया गया, मगर ज़हनी तौर पे वो एक जिसे कहते हैं करप्ट SHO था। ज़हनी तौर पे तो वो था कि उसको SHO के माइंडसेट था, और वो भी वो वाला जो कानून की धज्जियाँ उड़ा के उसका शौक था कि लोगों को जेलों में डाले बस। आप उसको थोड़ा सा अगर आप रिफाइन करना चाहें तो उसको चेयरमैन नैब कह दें। इससे ऊपर उस शख्स का माइंडसेट नहीं था। वो हर सुबह उठता था, देखता था किसको मैं इलीगली गैर कानूनी तौर पे उठा के पकड़ दकड़ करके अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डाल। हम देखिए, यकीनन इमरान खान 9 मई का भी मुजरिम है, साइफर का मुजरिम है, फॉरेन फंडिंग का मुजरिम है, 190 मिलियन पाउंड केस का मुजरिम है। मगर देखिए यही वो बंदा भाग रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून के जो तकाज़े हैं, हम कम से कम उसकी तरह उन तकाज़ों से नहीं हटेंगे। इसी प्रोसेस के थ्रू हमें यकीन है कि ये शख्स, क्योंकि ये मुजरिम है इसलिए ये शख्स भागता है, हर जगह भागता है। तोशा खाना में तो इस शख्स ने हद कर दी है कि पता नहीं कितनी दफ़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये शख्स भाग रहा है कि किसी तरह पकड़ ना हो, पूछा ना जाए। इसी तरह वो रिकॉर्ड जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है साइफर के केस में, उससे भी भागता है। ये शख्स हर जगह भागता है, मगर हम आइन के और कानून के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके इस शख्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं ना, आपको पता है ना, सुना है आपने, वो कह रहे हैं कि मुझ पे कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, जो कागज लहराया था असली छोड़े जी, वो क्या कहता है। अब इस शख्स ये एक्सपोज भी हो गया है, इनके जराइम भी एक्सपोज हो गए हैं, तो ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। मगर जो ये हमारी मौजूदा हुकूमत है, जो बाकी सियासी जमातें हैं, जो एक जमहूरी अमल से गुजरी हुई हैं, ये जमातें अपना काम इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की का जारी रखेंगी। आपने जो एक सवाल किया था, जो हम तीनों से किया था, आपने ये पूछा था कि किस तरीके से इत्तेहादी, देखिए इन सारी सियासी जमातों ने बहुत मुश्किल फ़ैसले बड़ी मेच्योरिटी के साथ पिछले सिर्फ 1.5 साल में नहीं, उससे पहले भी
जब आप पीडीएम थी No, we have या to give अदरवाइज credit for इत्तेहादी that. थे, जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जिस तरीके से यहाँ पे एक तहरीक चली, आपने देखा कि इन द फेस ऑफ द फाशिज्म ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, उस टाइम पे भी ये जमातें यकीनी तौर पे हम हर बात पे इत्तफाक नहीं करते, मगर एक मिनिमम कॉमन एजेंडा, एक दूसरे का एहतराम और स्पेस और यूनानिमस एक कंसेंसस फाइंड करने का जो तरीक़ाकार है। मुझे भी मौका मिला बहुत सारी मीटिंग्स में शामिल होने का, स्पेशली प्रायर टू दिस गवर्नमेंट। तो देखिए इसी तरीके से ये मामला भी हल होगा और मैं आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि इलेक्शंस, और यकीनी तौर पे हम सब चाहते हैं कि इलेक्शंस जितने जल्दी हो सकते हो, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, और जितने जल्दी हुकूमत 5 साल की मगर देखिए आई एम कॉन्फिडेंट कि इररिस्पेक्टिव के इलेक्शंस के नतीजे में कौन सी जमात आयल के किस साइड पे होगी, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये जो अब एक रिवायत पिछले 1.5-2 साल में ढल गई है, इसके नतीजे में यू विल सी ए हेल्थी फंक्शनिंग पार्लियामेंट, यू विल सी ए हेल्थी ऑपोजिशन, यू विल सी ए हेल्थी गवर्नमेंट, और ये जमहूरी हमारे इदारे भी मजबूत होंगे और हुकूमत भी मजबूत होगी, और जो नेशनल इशूज़ हैं उसके ऊपर यकीनी तौर पे मुख्तलिफ आरा आएंगी, मगर कोई भी उनको सबूटाज या अंडरमाइन नहीं करेगा। आई एम होपफुल कि अगर ये रवायत हम बरकरार रखेंगे तो हम ये रिजल्ट अचीव कर जो सकेंगे। कलेक्टिव विजडम अप्लाई करने की एक रिवायत आप लोगों ने शुरू किया, दिस शुड कंटिन्यू, जो और वो भी जैसे भी सलमान साहब भी कह रहे थे कि मईशत है, नेशनल सिक्योरिटी है, इन चीज़ों को तो सियासत से बाहर होना चाहिए। सियासत आपके पास देखिए सियासत मैं आप अगर मुझे इजाजत दें, आई रियलाइज यू हैव टू मूव ऑन। देखिए ये भी सियासत से बालातर नहीं, सियासत ही ऐसी होनी चाहिए कि वो हेल्थी हो, सियासत ही ऐसी होनी चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव हो और जो इन इश्यूज को सही तरीके से एड्रेस करे और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एक इन्फॉर्म तरीके से और एक पॉजिटिव तरीके से एड्रेस करे। तो ये सियासत से मुबर्रा चीज़ें नहीं है, ये सियासत का हिस्सा ज़रूर होनी चाहिए, मगर सियासत इसके ऊपर एक मेच्योर तरीके से और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से और एक नेशनल स्पिरिट में होनी चाहिए। ऐसे 2 चीज़ें शर्मिला आपके सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन पहले इसी पे कमेंट कर दीजिए। ये जो बात है, क्योंकि जाहिर है ये सवाल तो है, खबर कहीं से आती है शायद किसी डिफरेंट राय की जो आपकी लीडरशिप की तरफ से या मौलाना की तरफ से रखी जाती है, तो उसको भी खबर बना दिया जाता है जी कि इख्तिलाफ हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, इख्तिलाफ हो गया है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ। आप समझती हैं कि निगरान सेटअप जो है वो आप सब लोग मिलके, यू आर इन अ पोजीशन राइट नाउ कि आप लोग कर लेंगे थे? देखिए यास्मीन, मैं समझती हूँ जमहूरियत के अंदर इख्तलाफ राय हो सकती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ आरा है। आई मीन वी आर डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज, हम एक दूसरे में जम नहीं हो गए। ऑफ कोर्स हमारे अपने अपने प्रेफरेंसेस होंगे, जमात इस्लामी के अपने होंगे, MQM के अपने होंगे, लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं जैसे कि PDM है, आपने देखा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पीपल्स पार्टी की कि तमाम जमहूरी सोच रखने वाली जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और बड़ा कामयाब तरीके से वो PDM का प्लेटफॉर्म चला कि आज आपने देखा कि इस अलायंस ने हुकूमत भी बना ली और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पार्लियामेंट से बाहर किया। अच्छा, अब जाहिरी बात है निगरान सेटअप के ऊपर अगेन हमारी अपनी आरा है और हमारी जो आरा है वो ये है कि देयर शुड बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी करा सके, उसमें मददगार साबित हो सके और एक डे टू डे अफेयर जो गवर्नमेंट के होते हैं वो भी चला सके। अब जो नाम सामने आएंगे, जाहिरी बात है मुशावरत होगी, नाम दिए जाएंगे और उसके बाद डिसीजन लेना है प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर ने। बिल्कुल। और अगर वो फैसला नहीं कर पाएंगे तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अगेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉर दिस। इसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन डोंट मैटर, इसमें यू नो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि एक ऐसा शख्स हो जिस पे सबको एतमाद हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिफोर आई गो टू सलमान साहब, एक क्विक कमेंट आप भी कर दीजिए इस बात के ऊपर कि वेस्ट में एहतसाब कैसे होता है, निज़ाम अदल कैसा है। इसका इतना लेक्चर सुना है हमने पिछले 7-8 साल के, बस क्या बताएं, बहुत कुछ ज़बानी याद हो गया है। लेकिन जब खुद एहतसाब की बारी आई है, जवाबदेही की बारी आई है, वो जो अपनी उनकी इस्तिलाह में बात करूं तो तलाशी देने की बारी आई है, तो वो जो कुछ कर रहे हैं, हाउ डू यू लुक एट दैट? और एक सवाल अगेन गवर्नमेंट के ऊपर भी अब ये किया जाता है, आप लोगों पर भी किया जाता है कि क्यों वो इस वक्त बिहाइंड बार्स नहीं दिखाई देते? क्योंकि मैं सियासी इंतकाम, जाहिर है कोई भी प्रो सियासी इंतकाम नहीं है, लेकिन चार्जशीट बड़ी लंबी है उनके खिलाफ जो अभी तक हम लोग देखते हैं। शर्मिला, आप साथ हैं हमारे? जी, आप मुझसे पूछ? जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी, दोबारा रिपीट करेंगे? आई एम सॉरी, या थोड़ा दूसरे मेहमान। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल कर रही हूँ कि ये जो तोशा खाना रेफरेंस की बात करें, दीगर जो और केसेस हैं उनके ऊपर, उसके हवाले से बात करें, जिस तरीके से वो अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं और जिस तरीके से अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे, हाउ डू यू लुक एट दैट?
आई थिंक द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। देखिए तोशा खाना केस जो है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का केस है। पहले ये कहा गया इमरान खान की तरफ से कि जी मैंने कुछ लिया नहीं, फिर ये कहा गया कि जी मैंने लिया लेकिन अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू लिया, फिर कुछ चीजें बताई कुछ चीजें नहीं बताई। तोशा खाना से चीजें खरीदना गुनाह नहीं है, लेकिन उनसे जो अगर उनको अपने आगे बेच दिया, उनसे जो इनकम जनरेट हुई है उसको डिक्लेयर नहीं करना, दैट अगेन इज अ क्राइम। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये केस प्रोसीड किया है। पहले तो ये वेट करते रहे ना, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की उन्होंने जुरिस्डिक्शन ही चैलेंज कर दी कि आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि आप मुझसे पूछें। अच्छा, और जाहिर बात है कि जुरिस्डिक्शन उनकी है, वही पूछेंगे क्योंकि आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं और आपने वहां पर हर चीज डिक्लेयर करनी है, अपनी नहीं बल्कि अपने स्पाउस की भी करनी है। तो खैर ये इन्होंने वो जो आपको याद होगा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो तमाम एक सिलसिला चला, न जाने कितनी 60-70 उन्होंने एडजर्नमेंट लिए हैं और फिर कहा कि जी उसको इन कैमरा उनकी प्रोसीडिंग जो फैलाओ। अब छुपाने की क्या बात है, जब आप गिल्टी हैं तो आप छुपाते हैं ना। मैंने ये एक चीज खरीदी 10 रुपए की, मैंने बेच दी 11 रुपए की, अब मुझे वो डिक्लेयर करना है कि ये 11 रुपए मेरे एसेट्स में आ गए, मेरे इनकम में आ गए। अगर मैं ये छुपा देती हूँ तो मैं जुर्म कर रही हूँ, आई एम अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर मैं ऐसी हरकत करूंगी तो कानून तो हरकत में आएगा ना। चले, ऑल आईज आर ऑन द हाई कोर्ट एंड द ट्रायल कोर्ट राइट नाउ, लेट्स सी अबव लॉ। हाँ, देखते हैं कल तक काफी क्लैरिटी तोशा खाना में मुझे लगता है शायद आ जाएगी। सलमान गनी साहब, ये जो दौड़ है नेवर एंडिंग, ना खत्म होने वाली दौड़, वो टू एंड फ्रो, कभी ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से वापस ट्रायल कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनती, फिर वापस हाई कोर्ट, ये कल शायद खत्म हो जाए। आपके ख्याल में आप थोड़ा सा एक तो इस पर भी कमेंट कीजिए, और दूसरा ये कि क्यों एहतसाब से इस तरह से भागने का क्या मकसद हो सकता है? देखें यशफीन, इस हवाले तोशा खाना के केस के हवाले से तो उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने उन्हें सादक और अमीन करार दिया था। और जिन केसेस की बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि आप उन्हें सज़ा दिलवा पाएंगे, इसलिए कि 9 मई के हवाले से अगर आपको याद हो कि फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के एक एलामिया जारी हुआ था, बड़ा क्लियर कट उन्होंने कहा था कि सहूलतकार और हमला आवर और माइंड सेट किसी को नहीं बख्शेंगे। मेरा ख्याल सहूलतकार भी पकड़े गए हैं, हमला आवर भी पकड़े गए हैं, माइंड सेट दंदलार है। आप जरा देखें, वो दंदलार है, वो कहता है कि मुझे कोई आइन और कानून GHQ के बाहर भी एहतजाज से नहीं रोक सकता। मेरा ख्याल है कि ये जो आप जब तोशा खाना की बात करते हैं, ज्यादा परेशान कुल बात यह है कि एक शख्स, देखे जो तोहफा होता है वो इस्लाम के अंदर उसे बड़ी अहमियत हासिल है, और एक फ़कीर भी होता है ना, वो कभी तोहफा नहीं बेचता। कि वो तो ये कह रहा था कि जी मेरा तोहफा मेरी मर्जी, अब वो कहता है कि जी मैंने तोहफे जो है बेचे हैं MS के जरिए। और एक ये तोहफे उसे मिले कहाँ से थे, जिनके साथ सबसे ज्यादा हमारा जज्बाती तल्लक है। आप जरा उनका अंदाजा लगाएं जिन्होंने 2 घड़ियां बनवाई और एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दी। आप जब तोहफे बाजार के अंदर बेचते होंगे तो आपकी अखलाकी हालत क्या होगी? क्या इस अखलाकी गिरावट को पाकिस्तान का कोई बाशऊर शख्स जो है उसकी तायीद कर सकता है? और मैं समझता हूं कि उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने उन्हें सादक और अमीन करार दिया था। और यशवीर, मैं आज भी समझता हूं कि वो एक शख्स अगर उसी तरह तर्ज अमल का मुजाहरा करता नजर आ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई सहूलतकार जरूर है। जब तक आप 9 मई के वाक़े के असल जो सहूलतकार हैं जिन्होंने इनकी पुष्ट पनाही की थी उन्हें एक्सपोज नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर इस शख्स का जो रोल आज तक रहा है, माजी के अंदर जैसे बात की गई है कि 2017 का पाकिस्तान इससे बहुत बेहतर था, आखिर वो जो सहूलतकार है वो सहूलतकार तो आज भी मौजूद है। तो बात है कि जब तक आप मर्ज की तशखीस नहीं करेंगे और उस मर्ज के सद्देबाब का इलाज नहीं करेंगे, इस तरह का सिलसिला पाकिस्तान में जारी रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं अब पाकिस्तान इस तरह के तमाशों का मुतब्बल नहीं हो सकता। आपने कहा मुश्किल हालात है, मुश्किल हालात हुकूमत पर जरूर होंगे। आज 22 करोड़ अवाम पर भी मुश्किल हालात है, वो भी महंगाई की आग में जल रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान की जमहूरियत को डिलीवर करते नजर आना चाहिए और लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने की बजाय मरहम रखनी चाहिए। बिल्कुल, वक्त खत्म हो गया, मैं मजीद जरूर इस पे बात करती, क्योंकि ये जो कानून से बालातर कोई एक शख्स नजर आ रहा है, सवालात तो बहुत सारे इसकी वजह से खड़े हो रहे हैं। आपने बहुत दुरुस्त पॉइंट किया है बहुत सारी चीज़ों की तरफ कि अभी भी करने वाले, इंस्टिगेट करने वाले, प्लान करने वाले सारे जो है वो कहीं ना कहीं से उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, कुछ ना कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वहाँ तक अभी भी हम देख रहे हैं कि शायद हाथ नहीं पहुंचा। वजूहात किसी और नशिस्त में कभी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सलमान गनी साहब, आपके वक्त के लिए। सर शर्मिला फारूकी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिलाल कियानी साहब,
थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया व्यूअर्स प्रोग्राम से। आज के लिए बस यही कुछ, यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।